चलो भाई, तो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे क्या, हम बात करने जा रहे थे अरीनियस इक्वेशन की। अरीनियस इक्वेशन का हमने एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म देखा था, कौन सा भैया, के बराबर ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये इक्वेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अरीनियस इक्वेशन। ए क्या होता था, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई होती थी एक्टिवेशन एनर्जी, टी इज टेम्परेचर, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पहले से ही कांस्टेंट है, ठीक है। खैर, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में एक और इक्वेशन देख ली थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन, एल एन के टू बाई के वन बराबर ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ये सब अपन कहाँ पढ़ रहे हैं भैया, ये सब अपन कोलिजन थ्योरी में पढ़ रहे हैं। कोलिजन थ्योरी में हमने देखा था कि जब आप 100 मॉलिक्यूल को आपस में टकराओगे, जब 100 मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा के प्रोडक्ट दें, और जरूरी क्या, देते ही नहीं है। 100 में से बहुत कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली, उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने आपस के बॉन्ड तोड़ के नया बॉन्ड बना के कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। तो अपन इसी बेसिस पे क्या कर रहे थे, छोटे मोटे डेरिवेशन कर रहे थे। मैंने पहले मान लिया था लेट से 100 मॉलिक्यूल है, उन्होंने आपस में टकरा दिया। जब उन्होंने आपस में टकराया, और अगर मैं मान लेता हूँ कि 100 के 100 प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से टकराए, तो उनको कितने प्रोडक्ट देने चाहिए थे, 100 प्रोडक्ट देने चाहिए थे। लेकिन अपन जानते हैं ऐसा तो होता नहीं है। हर मॉलिक्यूल की मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। हर मॉलिक्यूल की हर टेम्परेचर पे स्पीड अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग होती है भैया, तो एनर्जी भी अलग अलग होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 100 मॉलिक्यूल जब 100 मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो मुझे 100 प्रोडक्ट तो नहीं मिलेंगे। स्टिल पहले तो मैंने ये मानते हुए रेट मैक्स निकाल लिया था अपना, भाई जब मुझे 100 से टकरा के 100 प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस जगह जो आपकी रेट आएगी वो रेट मैक्स आएगी, उसका एक्सप्रेशन मैंने निकाल लिया था। रेट मैक्स का एक्सप्रेशन निकालने के बाद मैंने के मैक्स का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया था, आपके नोट्स में लिखा हुआ है उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये के मैक्स का एक्सप्रेशन कब आया था, रेट मैक्स को मानते हुए। लेकिन अपन जानते हैं 100 से टकरा के 100 तो देंगे नहीं। इनमें से बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी कि वो अपने बॉन्ड को तोड़ के आपस में नए बॉन्ड बना के और किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दें। तो लेट्स से कि उस 100 में से 1/3 एलिमेंट्स की एनर्जी ही उतनी थी कि वो एनर्जी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाए, मतलब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली जो पॉइंट होता है या ट्रांजिशन स्टेट वाला जो पॉइंट होता है वो उसे पार कर जाए। 100 में से 1/3 मॉलिक्यूल ही ऐसे थे जो इस एनर्जी के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे थे, मतलब उनके अंदर ही बस उतनी एनर्जी थी कि वो उसको पार कर जाए। तो मैंने क्या करा, जैसे 100 मॉलिक्यूल में सिर्फ 1/3 में ही उतनी एनर्जी है कि वो एनर्जी के क्राइटेरिया को, एक्टिवेशन एनर्जी के क्राइटेरिया को पार कर पा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 33.33 मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जो प्रोडक्ट दे पाएंगे, प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या करा, जैसे 100 में आपने 1/3 को मल्टीप्लाई करा था, ऐसे ही मैं इस के मैक्स में वो एनर्जी का फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा। और वो एनर्जी का फैक्टर क्या है, वो एनर्जी का फैक्टर उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है जिन मॉलिक्यूल्स की वाकई में औकात है ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करने की। तो जब आपने के मैक्स के अंदर वो एनर्जी का फैक्टर मल्टीप्लाई करा था, तो वो एनर्जी का फैक्टर जो आपका आया था वो क्या आया था, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। के मैक्स का आपका एक्सप्रेशन क्या था, पाई एन ए सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 के टी अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ। ये के मैक्स था, जैसे ये 100 है, इसको आप मल्टीप्लाई करो उससे फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल से जिसकी कैपेसिटी है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरे वो मॉलिक्यूल्स आए जिनके प्रोडक्ट देने के चांसेस हैं, क्योंकि इनके पास ही उतनी एनर्जी है कि ये उस ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर पाए। यहां तक बात क्लियर है क्या?
जो मैंने बोला ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन था। और इसमें किसी को कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई 100 में से जब 1/4 मॉलिक्यूल ही या 1/3 मॉलिक्यूल ही सिर्फ एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर पा रहे हैं, तो 100 से हो गए 33.33। अब लेकिन एनर्जी भी एक लौता ही क्राइटेरिया नहीं है जो मुझे प्रोडक्ट दे। इस इस एनर्जी के अलावा आपको उसमें ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा, और ओरिएंटेशन का मैं आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा ग्राफ समझाया था कुछ इस तरीके का। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आप पास में आते जाते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन ग्रोथ फोर्स ऑफ रिपल्शन की बढ़ती है। तो ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों बराबर आ जाते हैं। अगर उसके बाद आप दो मॉलिक्यूल को पास में लेके जाओगे तो ऑल ऑफ अ सडन उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो कहने का मतलब चीजें किस तरीके से पास में आ रही है और कितनी पास में आ रही हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे जब मैं बात करूंगा दो एटम्स की कि भैया लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ Br+H2 गिव्स HBr+H। तो ये क्या है? ब्रोमीन है। ये दो हाइड्रोजन एटम है। मैं ये पहली कंडीशन मान के चल रहा हूं कि वो ऐसे टकरा रहे हैं, और मैं ये दूसरी कंडीशन मान के चल रहा हूं कि वो ऐसे टकरा रहे हैं। अपन जानते हैं जैसे जैसे आप डिस्टेंस पास में लाते जाओगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। वो ग्राफ से आप ऑब्जर्व कर चुके हो कि अगर आप एक डिस्टेंस के बाद पास में लेके आए तो ऑल ऑफ अ सडन एफ आर विल बी ग्रेटर देन एफ ए, यहां तक एफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ आर। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस पास में लाते जाओगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। बताओ जरा रिपल्शन कहाँ ज्यादा हावी है, फर्स्ट में कि सेकंड में? तो फर्स्ट में तो इस ब्रोमीन पे ये दोनों हाइड्रोजन रिपल्शन मारेंगे, लेकिन सेकंड के ब्रोमीन में सिर्फ एक हाइड्रोजन ही रिपल्शन मारेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस केस में रिपल्शन ज्यादा है, इस केस में रिपल्शन कम है। रिपल्शन कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इनडायरेक्टली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मुंह उठा के ऐसा नहीं है कि मैं हाइड्रोजन को कैसे भी करके ब्रोमीन से कंबाइन करवा दूंगा और HBr आ जाएगा। अगर इस तरीके से कंबाइन करोगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। मॉलिक्यूल नहीं चाहता कि रिपल्शन बढ़े, तो वो हमेशा उसी स्टेट में कंबाइन करेगा जहां पे रिपल्शन उसको मिनिमम से मिनिमम फील हो रहा हो। और वो स्टेट कौन सी है? ये वाली। इनडायरेक्टली जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इस केस में लीनियर वाला, लीनियरली तरीके से जो आपका H2 का एटम आ रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ब्रोमीन से कंबाइन करेगा एज कंपेयर टू दिस। तो कहने का मतलब ओरिएंटेशन भी अपना रोल प्ले करता है, एनर्जी ही एक लौता फैक्टर नहीं है। तो वो 33.33 जो आपका रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? ओरिएंटेशन फैक्टर से। वो ओरिएंटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा सिर्फ उतने ही मॉलिक्यूल आपके प्रोडक्ट को ऑब्टेन करवा पाएंगे। ठीक है, यही सब अपन लिख रहे हैं। तो इसमें लिखिएगा पहले तो इंक्लूडिंग एनर्जी फैक्टर, ये पता नहीं लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था, तो ये आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये लिख लिया था क्या? R इक्वल टू आर मैक्स e⁻⁻⁻ एंड k इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये तो सिर्फ एनर्जी फैक्टर का था, बराबर पाई इंटू Na/सिग्मा AB का स्क्वायर 8kT/पाई म्यू की पावर हाफ e⁻⁻⁻ ये लिख लिया था हमने। नहीं भी लिखा था तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओरिएंटेशन फैक्टर।
ठीक है, ओरिएंटेशन फैक्टर का समझिए, ये ब्रोमीन है, H2 के पास आया, HBr बनाया, प्लस H बनाया। अब मैं अगर बोलूं ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है ऐसे ऐसे। यहाँ पे रिपल्शन होगा कम, यहाँ पे रिपल्शन होगा ज्यादा। चल देखो, जहां रिपल्शन कम है, बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना, जहां रिपल्शन कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां रिपल्शन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है, एनर्जी उसकी कम होती है कि ज्यादा होती है? स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। कहने का मेरा मतलब ये है, याद करो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी आप ग्राफ में कुछ इस तरीके से बनाया करते थे। तो अभी देखो मैं दो ग्राफ बनाऊंगा, बताना पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। ऑब्वियस सी बात है, इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल कहाँ से जाना चाहेगा, यहाँ से जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि वो इस स्टेज को आसानी से क्रॉस कर जाएगा एज कम्पेयर टू इस स्टेज के। पहले इतना लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्राफ में दो कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। आप बताओ पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा? एक तो आया कुछ इस तरीके का, लेट इट बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक आया कुछ इस तरीके का। बताओ फर्स्ट वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला कौन सा होगा? नीचे वाला फर्स्ट वाला होगा कि सेकंड वाला? ये वाला फर्स्ट वाला है कि सेकंड वाला? तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, नीचे वाला फर्स्ट वाला है ना, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है भैया, है ना। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्योंकि इसका ईए कम है, इसका ईए ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। यही अपन ने 2 मिनट पहले बात की थी। इस तरीके से आप ग्राफ में ये भी बता सकते हो कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। ठीक है, चाहो तो नीचे लिख लेना, फर्स्ट में ईए कम है, ईए कम है। अच्छा एक और बताओ, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। सेकंड में ईए ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तुम तो गणित के छात्र हो। के बराबर ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बताओ अगर किसी का ईए ज्यादा तो उसका के कम की ज्यादा, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बताइए। अगर किसी का ईए ज्यादा तो उसका के कम की ज्यादा। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी और के में ये रिलेशन होता है। तो अगर किसी की ईए की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी के की वैल्यू, चलो एक ही जवाब आया है लेकिन ठीक आया। तो ईए की वैल्यू कम होगी, बिल्कुल सही। ईए की वैल्यू कम होगी तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, ईए की वैल्यू ज्यादा होगी तो के की वैल्यू कम होगी। ठीक है, अपन जानते हैं रेट बराबर रेट कांस्टेंट ए रेज टू दी पावर अल्फा बी रेज टू दी पावर बीटा होता है, आर बराबर के ए रेज टू दी पावर अल्फा बी रेज टू दी पावर बीटा। ये तो सुन ही लिया होगा एक्सप्रेशन। तो अगर किसी का ईए कम दैट मीन्स उसका के ज्यादा, दैट मीन्स उसका रेट ज्यादा के कम। तो रेट और रेट कांस्टेंट में कैसा रिलेशन होता है, रेट कांस्टेंट के ही है डायरेक्टली, तो उसकी रेट ज्यादा, किसी का के कम मतलब उसकी रेट कम। समझ में आई भाई बात?
क्लियर है? तो एक ये बातें भी नोट डाउन कर लीजिएगा, वो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ये दो ग्राफ देके पूछ लेगा, बताओ किसकी रेट ज्यादा किसकी रेट कम, पता होना चाहिए सब कुछ। और पूछ लेगा क्या, पूछा हुआ है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए। ईए और के में मैंने रिलेशन इस एक्सप्रेशन से दिया है, रेट और रेट कांस्टेंट में मैंने रिलेशन इस एक्सप्रेशन से दिया है, और ये दोनों एक्सप्रेशन से आप फेमिलियर हो जाए तब बता देना, आगे बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर लास्ट इक्वेशन, आगे बढ़े। आगे जो हमने देखा था कि भैया लीनियर ओरिएंटेशन मेरे लिए बेस्ट सूटेड रहती है, तो वही बात लिखेंगे, द लीनियर ओरिएंटेशन is best suited for product formation linear orientation gives product। खुद बताओ, लीनियर ओरिएंटेशन वाला प्रोडक्ट फास्टर रेट से देगा कि स्लोअर रेट से? तो ग्राफ देख के बताओ, लीनियर वाला ग्राफ 1 वाला था कि 2 वाला था? जो तुमने ग्राफ ड्रॉ करा है उसमें लीनियर वाला ग्राफ 1 वाला था कि 2 वाला था? और अगर लीनियर वाला ग्राफ 1 वाला था तो उसकी रेट ज्यादा थी कि कम थी? ज्यादा थी। तो कहने का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं दैट लीनियर ओरिएंटेशन गिव्स द प्रोडक्ट एट अ फास्टर रेट। कहने का मेरा मतलब ये है, आप इसको बिल्कुल तमीज से देखिएगा। यहाँ पे जैसे CO है, उसको मैं NO2 से रिएक्ट करवाऊं तो वो मुझे CO2 प्लस NO देगा। अब NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तीसरा वाला, ठीक है। इधर से आया CO, ठीक है, C और O के बीच में जो बॉन्ड है वो तीसरा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इधर से आया OC। भाई आपकी इच्छा है ना कैसे लाना चाहो, हो सकता है ऐसे आ रहा हो सकता है ऐसे आ रहा हो। लीनियर में भी किस तरीके से आ रहा है ये भी मैटर करता है ना। खुद बताओ कैसे आएगा, CO वाला ज्यादा ठीक है कि OC वाला? तो देखो आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट CO2 मिल रहा है। तो बताओ किस तरीके से CO आ रहा होगा, पहले वाले तरीके से कि दूसरे वाले तरीके से? पहले वाले से। तो ये सभी को समझ में आता है क्या? CO2 आपको सामने मिल रहा है, तो CO2 जब आपको मिल रहा है तो बताओ एलिमेंट ऐसे ज्वाइन हो रहा होगा कि ऐसे ज्वाइन हो रहा? इज इट फर्स्ट और इज इट सेकेंड? फर्स्ट। तो एक ही आंसर आया है अभी तक, बस उसने भी बोला है फर्स्ट, तो बेटा वो आंसर हो जाता है गलत। CO2 का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में तो रिपल्शन होगा यार, अगर ऐसे लाओगे तो ये दोनों तो धक्का देंगे एक दूसरे को, लेकिन जब आप ऐसे लाओगे, CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, तो कहने का मतलब लीनियरली में भी कैसे ला रहे हो ये भी फर्क पड़ता है। CO की तरह लाओगे तो नहीं जुड़ेगा, OC की तरह लाओगे तो जुड़ेगा। होपफुली अब ओरिएंटेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे लिए फेवरेबल कौन सा है, ये वाला नहीं, ठीक बात। नीचे अपन वही लिखेंगे, ओरिएंटेशन डज मैटर, C collide with oxygen, reaction occurs, but oxygen collides with oxygen
does not give any product। तो आप यहां से देख सकते हैं सीओ के पास भी एनर्जी थी, ओसी के पास भी एनर्जी थी, लेकिन एनर्जी एक लौता फैक्टर नहीं है भैया। ओरिएंटेशन, टकरा कैसे रहा है, ये भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, पहले इतना लिख लो, आगे बढ़ते हैं। बच रहा हो तो बता देना भैया, किसी का है ना। एक और तरीके की रिएक्शन है जो कि आप चाहो तो देख सकते हो कि जब NO3 से कोलाइड करता है तो वो बनाता है NO2+O2। तो अब देख लो, ये ON है, ऑब्वियस सी बात है, ये O3 है। भैया मैंने ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड मत मानना, मैंने सिर्फ 2 एटम को ही स्पेसिफाई किया है, ठीक है ना। मैं कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाने नहीं बैठ रहा O3 की। मैं जानता हूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक जगह डबल, एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो मैं उस पे नहीं जा रहा अभी, मैं बस आपको कोलिजन का फैक्टर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आपको NO2 बनाना है तो कंफर्म बात है वो इसी तरीके से टकरा रहे होंगे, तभी NO2 बन रहा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आपको सिर्फ एनर्जी नहीं, एक और फैक्टर इंक्लूड करना पड़ेगा जिसको आप बोलते हो स्टेरिक फैक्टर, विच अकाउंट्स क्या, ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। देयरफॉर वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस one another factor which includes the specific orientation part, and it is called steric factor P। तो अब आपको P को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल किस ओरिएंटेशन से आ रहा है, उसे भी आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी जो आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन लिखा था R=R max e⁻⁻⁻ ये तो एनर्जी का करेक्शन फैक्टर था, इसमें मल्टीप्लाई करो P को भी, अब जाके जो आपका रेट आएगा वो परफेक्ट आएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो P है जिसको आप बोलते हो स्टेरिक फैक्टर, इट्स वैल्यू इज लेस देन 1 अनलेस अदरवाइज सवाल में उसने मेंशन ना करी हो। खैर, तो जैसा कि अपन ने K का एक्सप्रेशन देखा था, K बराबर Na इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर AB 8πT अपॉन म्यू पाई की पावर हाफ e⁻⁻⁻ इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, P से। अब उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही है। ये e⁻⁻ तक क्या था, 33.33। अब इसको आप और मल्टीप्लाई करो ओरिएंटेशन फैक्टर से तो ये और कम होगा। तो अब मैंने वो ओरिएंटेशन फैक्टर भी इंक्लूड कर लिया। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा गौर फरमाइएगा। जब आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो देखो Na कांस्टेंट, सर अब AB पे स्क्वायर आएगा ना, हाँ हाँ आया ना, AB पे नहीं है वो, सिग्मा पे है बेटा, AB पे स्क्वायर थोड़े ना, सिग्मा स्क्वायर AB। Na कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिग्मा डायमीटर होता था, याद कर। म्यू कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। एक टेम्परेचर आप जरूर वेरी करवा सकते हो, बाकी सबकी वैल्यूज जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो जो नया एक्सप्रेशन मेरा बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये जितने भी कांस्टेंट है मैं इन सबको C मान लेता हूँ। ठीक है, C किस किस के बराबर होगा वो मैं आगे जाके आपको बता भी दूंगा। तो मेरा जो नया एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, K बराबर C रूट टी। रूट टी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि T की पावर भी हाफ है, मल्टीप्लाई बाय E की पावर माइनस EA/RT। ठीक है, सॉरी एक तो मैं बार बार EA लिख रहा हूं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को आप E0 नाम दीजिएगा,
यहाँ हर जगह ई नॉट लिखो, ई नॉट ई नॉट ई नॉट, माई मिस्टेक है ना, ई नॉट लिखिए, ई नॉट ई नॉट। आर बराबर आर मैक्स ई रेस टू दी पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी था ना अपना लास्ट एक्सप्रेशन में, है ना, सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी। अब बात करूं सी की, तो सी किसके बराबर है, Na इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर ए बी 8k अपॉन म्यू पाई की पावर हाफ इंटू पी के। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट है, तो बस मैंने इसकी जगह यही बिठाया है। क्लियर। अब ये जो ऊपर जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है k बराबर सी रूट टी ई रेस टू दी पावर माइनस सी ए बाय आर टी, मैं इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करूंगा बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, और वो ही अपन कर रहे हैं। ln k बराबर ln c प्लस हाफ ln t माइनस ई नॉट बाय आर टी। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, on differentiating with respect to time t, what we get, so it is d by dt of ln k equal to ln c, c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन पहले से ही 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भैया, 1/2t। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। कैसे आया, d बाय डी टी ऑफ एल एन टी क्या होता है, 1/t, और d बाय डी टी ऑफ 1/t क्या होता है, -1/t²। यहीं से लिखा है मैंने, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो डेरिवेशन में कर रहा हूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रिलेशन में बताना चाह रहा हूं बस वो इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा इन सब से आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, जिसको डब्बे में बंद कर दूं वो चीज ध्यान रख लेना बस। अगला, अर्हीनियस इक्वेशन जो होती थी वो मेरी क्या होती थी, वो थी मेरी a बराबर k बराबर a e रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी, लॉग ले लो बहुत साइड, ln k बराबर ln a माइनस ई ए बाय आर टी। ये देखो ln k, ऊपर देखो ln k, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करा था, अब मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ LHS में क्या बन जाएगा, तो ना भैया इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो d बाई डी टी ऑफ ln k बराबर ln a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ई ए बाय आर टी स्क्वायर। तो ये वाली और ये वाली इक्वेशन को मैं आपस में इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों d बाई डी टी ln k के बराबर हैं, तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में बराबर होगी। दैट मीन्स ई ए बाय आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2t प्लस ई नॉट बाय आर टी स्क्वायर। आप क्या करिए, आर टी स्क्वायर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग आर टी स्क्वायर बोथ साइड्स। अब जो रिलेशन है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हालांकि सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। स्टिल यहाँ क्या बचेगा, ई ए बराबर आर टी बाय 2 प्लस ई नॉट, ठीक है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी और मिनिमम एनर्जी के बीच में रिलेशन। ई नॉट क्या थी आपकी, कम से कम इतनी एनर्जी तो मुझे चाहिए होगी ताकि मैं प्रोडक्ट ऑब्टेन कर पाऊं। तो अगर कोई पूछे आपसे रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है।
एक्टिवेशन एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी, बस। इसके आगे 2 से 3 चीजें और उसके बाद डेरिवेशन खत्म। ये जो आपकी वैल्यू आई ना, ये वाली लास्ट इक्वेशन में, इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इस ई नॉट की वैल्यू को निकालूंगा और उस ई नॉट की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। यहां से मैं ई नॉट की वैल्यू निकालूंगा और उस ई नॉट की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा और आप देखोगे कि एट द एंड आपकी अरेनियस इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी, विच इज व्हाट, ये वाली। वहां मैं बताऊंगा आपको ए किसके बराबर, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैंने ई नॉट की वैल्यू निकाली भैया। ई नॉट की वैल्यू क्या आती, ए माइनस आर टी बाई 2, और मैं उसको जिस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ वो मैं आपको हाईलाइट करवा चुका था। कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, के बराबर सी रूट टी ई रेज टू द पावर माइनस ई नॉट बाय आर टी। ठीक है, इस इक्वेशन में हम ये ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। और रिजल्ट जो आएगा उसके अंदर जो नोटिसेबल बात है बस वो याद रखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो के बराबर सी रूट टी ई की पावर माइनस ई ए माइनस आर टी बाय 2 अपॉन आर टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सेपरेट आउट कर रहा हूँ आर टी और आर टी। तो एक में तो ई ए डिवाइड बाय आर टी हो जाएगा और दूसरे में आर टी से आर टी हो जाएगा कैंसिल। तो इट इज सी रूट टी ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर हाफ। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके पॉजिटिव बन गए। ठीक है, तो के बराबर सी रूट टी ई की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी को आप कंपेयर करो के बराबर ए ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए बाय आर टी से। क्या दिखता है, ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी ए के बराबर है। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो आप बोलोगे सी रूट टी, और सी की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, तो ए बराबर सी की वैल्यू क्या लिखी थी भैया, एन ए इंटू पाई इंटू सिग्मा स्क्वायर ए बी 8 के, सर ये ई ए या फिर ई नॉट, कहा 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 कहा, ये हर जगह अब तो ई ए है बेटा। मैंने यहां से मैंने ई नॉट की वैल्यू निकाली है और उस ई नॉट की वैल्यू को मैंने हर जगह पुट करा है। ये देख, यहाँ पे भी हर जगह ई ए है, ई नॉट तो रहा ही नहीं ना, ई नॉट को मैंने ई ए की फॉर्म में लिख दिया हर जगह। इसमें पूछ रहा है ना, ये ई नॉट है, ये ई ए है, इस लाइन के बाद हर जगह ई ए है ना। 8 KT अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ इंटू पी, ये आपकी सी की वैल्यू थी, उसमें मल्टीप्लाई करो ई की पावर हाफ पी, ये मेरी ए की वैल्यू आई है। अब यहां से कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए क्या होता था आपका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ध्यान से देखो, एन ए कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, ई की पावर हाफ कांस्टेंट। एट द एंड अगर मैं बात करूं तो ए ले देके डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पे। ए ले देके डिपेंड किस पे कर रहा है, सिर्फ टेम्परेचर पे। तो कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे टेम्परेचर पे। लेकिन ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को आप एज अ कांस्टेंट भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर की पावर हाफ है। और ये जो वैल्यू दिख रही है एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। इतने बड़े नंबर में आप किसी की पावर हाफ को मल्टीप्लाई कर दोगे, टेम्परेचर कितना ले लोगे यार।
कितना ले लोगे टेम्परेचर, उसकी भी पावर हाफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतने बड़े नंबर के आगे ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, इसलिए अपन ओवरऑल ए को बोल देते हैं कांस्टेंट। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में मेरा ए हमेशा कांस्टेंट होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ए डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में क्या ए कांस्टेंट होगा? 100%। क्या 250 से अगर आप 260 टेम्परेचर कर दोगे तो क्या ए की वैल्यू में कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर इतना बड़ा नंबर है कि कोई चेंज भी आएगा तो वो चेंज अपने आप में नेग्लिजिबल होगा। बात समझ में आई? बच रहा है अभी भी किसी का तो बता दो। ओके देन, लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी फैक्टर can be taken constant although we know that frequency changes when temperature changes, but on changing the temperature there is a negligible change observed in the value of A। तो कुल मिला के बात क्या चल रही है? A should be taken constant in a temperature range। तो भैया इतनी जो बकवास कर रहे हैं अपन 2 सेशन से, उसमें ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको समझाना चाहा कि 100 मॉलिक्यूल आपस में टकरा के 100 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट नहीं देंगे, उनमें से 1/3 के पास एनर्जी होगी, फिर उसमें से और कम हो जाएंगे क्योंकि ओरिएंटेशन फैक्टर आ जाता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवा देता हूं। तो वो जो अपन ने करा डेरिवेशन, उसको इतना सीरियसली मत लीजिएगा। अपन तो बात करते हैं इसकी, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। आपसे 2-4 सवाल पूछ लेता हूं और ये ध्यान रखना है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, के की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, देखो एक्टिवेशन एनर्जी और के में रिलेशन देख चुके हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू, एक जवाब आया है मेरे पास, घटेगी। बाकी लोग, अच्छा ई बढ़ाऊंगा तो के, अगर ई बढ़ाओगे तो के घटेगा कि बढ़ेगा? ई अगर बढ़ाओगे तो के घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो अरे भाई साहब, आर्य भट्टे सारे के सारे, अगर ई बढ़ाने पे के घटेगा तो टी बढ़ाने पे के, अरे उल्टा होता है ना भैया, नीचे है ना टी। तो अगर ई बढ़ाने पे के को घटा रहे हो तो टी घटाने पे के को क्या करोगे? घटाओगे। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं बात? टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा एंड देयरफॉर रेट इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ेगा, देयरफॉर रेट इंक्रीजेस। टेम्परेचर घटने से के घटेगा एंड देयरफॉर
रेट डिक्रीजेस। जिसको समझ में ना आए पूछ लेना, मैथमेटिकल वैल्यू पुट करके बता दूंगा। ये बढ़ाने से के घटेगा एंड रेट डिक्रीजेस। इसके बाद आगे लिखेंगे, पहले इतना नोट डाउन। तो ये सारे रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं ना। टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है। टेम्परेचर घटाने से के घटता है, रेट कांस्टेंट रेट घटती है। ये बढ़ाने से के यानी कि रेट कांस्टेंट घटेगा तो रेट भी घटेगी। ये घटाने से के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगी। ये पूछा गया है दोनों मेडिकल और जेई में सवाल, सीधे सीधे। ठीक है, तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।